हाँ जी, हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा है। इसकी इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, डिमांड पढ़ लिया हमने। लॉ ऑफ डिमांड भी कर लिया। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है प्राइस का। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड रिलेटेड टू द प्राइस, एंड ये इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी। बट जो सप्लाई है, नेक्स्ट हमारी सप्लाई है, जो सप्लाई है उसका पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। डिमांड करना है आज हमने, ओ सप्लाई करना है आज हमने। देन सप्लाई क्या बोल रहा है कि सप्लाई ऑफ द कमोडिटी मींस quantity of the commodity which is actually offers for sale at a price of the particular। ये कर लिया था ना प्राइस सप्लाई। हाँ जी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे थे, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है। जैसे इंडिविजुअल डिमांड होता है वैसे इंडिविजुअल सप्लाई भी होता है। इंडिविजुअल सप्लाई यानी कि सेम डिमांड की तरह है कि जब कोई एक पर्सन या एक फर्म अपनी सप्लाई डिसाइड करती है, ठीक है, अपनी क्वांटिटी डिसाइड करती है कि वो कितना सेल कर सकती है, ठीक है, अल्टरनेटिव प्राइसेस पे, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल की सप्लाई। ठीक है। एन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द टेबल representing the different quantity of a commodity offering for supply by an individual seller at alternative price। ठीक है। एक इंडिविजुअल की तरफ से वो कितनी सप्लाई कर सकता है अलग अलग अल्टरनेटिव प्राइस पे कॉमोडिटी की, तो वो क्या होती है? इंडिविजुअल सप्लाई होती है। ठीक है। जैसे कि 150 कर सकता है वो 10 रुपीज पे, 250 कर सकता है वो 15 रुपीज पे, 400 कर सकता है वो 18 रुपीज पे, 900 कर सकता है वो 25 रुपीज। आप देख लो दोनों का रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है। 10 पे 150, 15 हुई तो सप्लाई भी बढ़ी, 18 हुई सप्लाई और बढ़ी, 20 हुई सप्लाई और बढ़ी, 25 हुई सप्लाई और बढ़ी। यानी कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है। देन मार्केट सप्लाई क्या है? जब पूरी इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री और फर्म में क्या दिक्कत है, फर्क क्या है? फर्म जो है वो एक सिंगल टर्म है, ठीक है, और इंडस्ट्री क्या है? जब वो फर्म का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो इंडस्ट्री बन जाती है। वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए। नाउ क्लियर। आज आप एक बार ऑन करके ऑफ करके देख लो, अगर आपकी कुछ दिक्कत आ रही है तो। हाँ, इंटरनेट इशू हो सकता है, आप एक बार ऑन ऑफ करके देख लो। देन मार्केट सप्लाई पे थे हम। इंडिविजुअल सप्लाई हमने पढ़ ली। इंडिविजुअल सप्लाई में ये था कि जो इंडिविजुअल एक सप्लाई कर सकता है कॉमोडिटी की एट अल्टरनेटिव प्राइसेस, तो वो इंडिविजुअल की सप्लाई मार्केट सप्लाई है। ठीक है। अगर मार्केट सप्लाई की बात करें तो मार्केट सप्लाई क्या है? द प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप ऑफ अ कॉमोडिटी in the market is expressed in term of market supply. A market supply is aggregate supply schedule of all the sellers or producers in the market. It refers to the total quantity of the given commodity which the seller in the market are willing to offer for sale at various prices. Thus, the market supply schedule is driven
as the sum total of individual supply schedule of every seller in the market. वो क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल की सप्लाई शेड्यूल को अगर हम कंबाइन कर देंगे यानी कि टोटल कर देंगे, अलग अलग इंडिविजुअल हैं, सभी इंडिविजुअल को जब हम टोटल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो मार्केट की सप्लाई बन जाएगी। नेक्स्ट, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है, इट इंक्लूड्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जैसे कि हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ सप्लाई, डिमांड, मूवमेंट ऑफ डिमांड पढ़ा था, ऐसे ही मूवमेंट ऑफ सप्लाई है। कॉन्ट्रैक्शन और चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस की वजह से चेंज आता है तो वो मूवमेंट होता है, ठीक है। इसमें अदर थिंग्स क्या रहेंगी, रिमेन कांस्टेंट रहेंगी। ये देखो, मूवमेंट यानी कि मूवमेंट कर्व में चेंज आएगा, सिर्फ मूवमेंट होगी उसकी, यहां से वो यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, दैट इज मूवमेंट, ठीक है। नई नई कर्व नहीं बनाई उसने, सिर्फ मूवमेंट चेंज की है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, देन दैट इज चेंज इन, दैट इज मूवमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। और अगर हम शिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं तो इट इंक्लूड डिक्रीज इन सप्लाई, इट इज कॉज बाय अदर फैक्टर अदर देन प्राइस, ठीक है। यानी कि जो शिफ्टिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, वो प्राइस को छोड़ के, प्राइस के अलावा बाकी चीजों की वजह से होती है, ठीक है। जैसे कि टेक्नोलॉजी की वजह से, अदर कॉमोडिटी का प्राइस, जैसे कि हमने सब्सिट्यूट पढ़ा था, ठीक है। प्रोडक्शन की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से। ये देखो, यहाँ यहाँ पे था, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये शिफ्टिंग हुआ। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये आपका फर्स्ट चैप्टर था जो हमने ये सब कर लिया, शिफ्टिंग। ये बताओ ये क्या है, ये शिफ्टिंग है या मूवमेंट है? ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, व्हाट इज दैट, शिफ्टिंग और मूवमेंट? शिफ्टिंग, वेरी गुड। एक चीज हमारी रह गई जो पीपीटी में नहीं है, ये है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें 7 कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि फर्स्ट है एलोकेटिव इफेक्ट, इफेक्ट इफिशियंसी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। एजम्पशंस इसकी क्या है, एजम्पशंस दे रही है, देखो ये होता क्या है, since human wants are unlimited and means to satisfy them are limited, ठीक है। सबको पता है ह्यूमंस की वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। then society face fundamental problems of choosing and allocating of these resources among alternative uses. The production possibility curve or frontier is an analysis tool which is used to illustrate and explain this problem of choice, ठीक है। अनदर नेम क्या है इसके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन,
curve. Various possibility combination of goods and services produced within a satisfied time period with all its resources fully and efficiently employed. The production possibility frontier is a curve that illustrates the variation in the amount that can be produced of two products if both depends upon the same infinity resources for their manufacture. हाँ जी, पीपीएफ या पीपीसी क्या है? हमें पता है रिसोर्सेस हमारे लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। तो हम दो ऐसे पॉसिबिलिटीज लेते हैं, मतलब दो ऐसी चीजों की प्रोडक्शन करते हैं जो एक दूसरे को रिलेट करते हैं, जिनमें दोनों में सेम रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, ताकि हम रिसोर्सेज को भी बचा सके और ह्यूमन वांट्स को भी सेटिस्फाइड कर सके। ठीक है, अगर उसको वन प्रोडक्ट नहीं चाहिए होगा तो वो सेकंड प्रोडक्ट ले लेगा। यूज तो दोनों में सेम रिसोर्सेज हो रहे हैं, तो हम इससे क्या कर रहे हैं, हम अपनी रिसोर्सेज को सेव कर रहे हैं और ह्यूमन वांट्स को नीड पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। देन इसमें assumptions क्या आएगी, टू गुड्स होंगी, फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड होएगी, सेकंड इज कैपिटल गुड होएगी, और इनका प्रोपोर्शन भी क्या आएगा, डिफरेंट प्रोपोर्शन होएगा। देन सेम स्कार्सिटी, सेम रिसोर्सेज यूज होंगे उसमें, ये इसके assumptions है कि ये सब तो होगा ही होगा। ठीक है, देन जो सप्लाईज ऑफ फैक्टर्स है वो भी फिक्स रहेंगे, यानी कि जहां से सप्लाई होनी है वो फैक्टर क्या है, वो फिक्स्ड है। टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, फुली एम्प्लॉयड है, ठीक है, कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, और टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वो पूरी इफिशिएंट है। ठीक है, जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट टाइम पीरियड। हाँ जी, एजम्पशंस आपको दिखा रहे हैं, ये देखो, कंज्यूमर गुड ये है और कैपिटल गुड ये है। हाँ जी, ये देखो, ये क्या दिखा रहे हैं कि ये 0 था, ये 15 है, ये 1 है, ये 14 है, लेकिन ये 2 हुई तो ये 12 हो गई। ये बोल रहे हैं कि हमने जो है रिसोर्सेज एक जैसे ही यूज, एक ही रिसोर्सेज को यूज करके दोनों को बनाना है। ठीक है, तो जब मैं एक्स नहीं बना रही हूँ तो मैं वाई जो है वो 15 बना रही हूँ, लेकिन जब मैं इसको 1 बनाने लगी तो मुझे इसका कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो एक्स का 1 ये जो यूनिट है वो सेक्रीफाइस हुआ। देन इसका मैंने 12 बनाया, इसका इसका 2 बनाने के लिए मुझे इसका 2 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े। देन इसकी 3 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 3 यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए पड़े। 4 बनाने के लिए यहाँ पे मुझे 4 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े, और 5 बनाने के लिए यहाँ मुझे 5 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े, यानी कि ये 0 आ। समझ में आया? हाँ जी, क्लियर है। सी पीपीसी, ये देखो डिमांड का इसकी जो बनेगी ये इस शेप में बनेगी, कनकेव शेप में। ये सिर्फ वाई की दिखा रहे हैं, वाई और एक्स की दिखाएंगे तो इस शेप में बनेगी, क्योंकि अगर एक्स 0 होगा तो वाई के सारे रिसोर्सेज बनेंगे, और अगर वाई 0 होगा तो एक्स के सारे रिसोर्सेज बनेंगे। यही देखा ना हमने यहाँ पे कि अगर एक्स 5 है तो वाई 0 है, और वाई 15 है तो एक्स 0 है। ये इक्वल नहीं होंगे दोनों कभी भी, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज सेम है। हाँ जी बेटा, चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर क्लियर है सबको? हाँ जी, चैप्टर क्लियर है फर्स्ट?
कल मैं आपका एमसीक्यू का टेस्ट रख लूं? यस मैम। चैप्टर 1 में से मैं कुछ भी टेस्ट डाल सकती हूँ, एमसीक्यू भी होंगे उसमें, और 1 और 2 लाइन में डिस्क्राइब करने के लिए भी होगा थोड़ा थोड़ा, जैसे व्हाट इज डिमांड। चैप्टर 1 बेटा, चैप्टर 1 एमसीक्यूज होंगे 15, अप्रोक्स 15, 20 भी हो सकते हैं, रिलेटेड टू चैप्टर 1 ओनली, जो आपने पढ़ा है सिर्फ वही। और इसी टाइप में होंगे 7 to 8 के बीच में आपने अपना टेस्ट कंप्लीट करके सबमिट करना होगा। ओके, हो जाएगा। वेरी गुड। और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो क्लास लें। और आप सब बोलते क्यों नहीं हो, चैट क्यों करते हो? हाँ जी, अभी हमारे पास टाइम है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना, दैट इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, चैप्टर 2, दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम। An economic system is a system of production and distribution of goods and services as well as allocation of resources in the society. इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? जब अभी हमने पीपीसी पढ़ा वही है इकोनॉमिक सिस्टम, कि हम इकोनॉमिक्स के रिसोर्सेज को यूज करके, मतलब उसको बेस्ट एलोकेट करें, ताकि हम अच्छी गुड्स और अच्छी सर्विसेज सोसाइटी में प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए हमें 3 मेन क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज प्रोड्यूसर, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, whom और वो किसके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि हम क्या बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉनसन्स बेबी अगर अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाले थे, तो उन्होंने भी इन 3 क्वेश्चन को ध्यान में रखा होगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि उन्हें प्रोड्यूस क्या करना है, देन उसको प्रोड्यूस करेंगे कैसे, कहाँ रिसोर्सेज लगाएंगे, कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, सेटअप कहाँ होगा, देन whom टू प्रोड्यूस यानी कि किन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, किड्स के लिए, वुमेन्स के लिए, लेडीज के लिए। नाउ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम मेनली अभी जो चल रहा है वो 3 तरीके से चल रहा है, कॉमोडिटी, मार्केट एंड मिक्स्ड। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स यानी कि प्रीवियस इकोनॉमिक्स जो थी, कॉमोडिटी को हम सोसाइटियल बोल देते हैं, मार्केट को हम कैपिटलिस्ट बोल देते हैं। देन फर्स्ट आ गई हमारी सोसाइटियल यानी कि कॉमोडिटी। सोसाइटियल मीन्स द सिस्टम विच economic system is controlled and regulated by the government so as to ensure welfare and equal opportunity to the people in the society। ठीक है, इसमें क्या है? हाँ जी, इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि जो सोसाइटियल इकोनॉमिक्स है उसका मेन रिलेटेड किससे है? गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो ये रेगुलेट भी होगी गवर्नमेंट के द्वारा, और कंट्रोल्ड भी होगी, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगा। और अगर ये कंट्रोल्ड और रेगुलेट होगी तो ये हमेशा पीपल के वेलफेयर के लिए काम करेगी। ये तो क्लियर है ना? जो भी गवर्नमेंट सोसाइटीज हैं या कुछ भी गवर्नमेंट रिलेटेड है वो किसके लिए बना हुआ है?
वो वेलफेयर के लिए बना हुआ है फॉर द पीपल, और इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा वो सोसाइटी को, ठीक है। द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स इन देयर बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, उसकी बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें उन्होंने सोशलिज्म का सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सोशलिज्म होता क्या है, ऑल थिंग्स टू ऑल मैन, यानी कि सारी चीजें सभी लोगों के लिए इक्वल है, किसी के लिए भी ज्यादा या किसी के लिए भी कम नहीं है, ऑल थिंग्स टू ऑल मैन। इसके अकॉर्डिंग, सिमल्सन के अकॉर्डिंग, जो सोशलिज्म है वो क्या रेफर्स करता है, गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑफ द मीन ऑफ प्रोडक्शन, प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है कि गवर्नमेंट की ऑनरशिप दिखा रहा है, जो सारी पावर है वो किसकी है, वो गवर्नमेंट की है ना सारी पावर, तो ये गवर्नमेंट की ऑनरशिप दिखा रहा है। प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सब कुछ कौन करेगा, ये गवर्नमेंट करेगा, गवर्नमेंट की ऑनरशिप में आएगी, प्लानिंग भी गवर्नमेंट करेगा और इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट ही करेगा। तो इसके मेन फीचर क्या होता है, कलेक्टिव ऑनरशिप, यानी कि किसी एक के पास है ऑनरशिप, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, तीनों में इक्वालिटी है, ऑल थिंग्स ऑल मैन है। इकोनॉमिक्स, प्लानिंग करते हैं इकोनॉमिक्स की, जैसे कि आपको पता है बजट्स बनते हैं हमारे, इकोनॉमिक्स में बजट बनते हैं ना, गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है पूरे साल के लिए, बजट पास किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सबके लिए इक्वालिटी ही शो की जाती है। नो कंपटीशन, इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एक है हमारे पास, गवर्नमेंट का कोई कंपटीशन ही नहीं हो सकता। देन पॉजिटिव रोल, जो गवर्नमेंट का रोल है वो पॉजिटिव होएगा, वो हमेशा वेलफेयर के लिए काम कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। देन वर्क एंड वेजेस अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड नीड्स, जो वेजेस और वर्क्स हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू एबिलिटी है लोगों के, जैसे लोग काम करेंगे वैसे उनको वेजेस मिलेगी। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, और पूरा का पूरा ध्यान मोस्टली इस इकोनॉमी सिस्टम में सारा ध्यान किसमें है, वेलफेयर के ऊपर है, और मैक्सिमम वेलफेयर है सोशल की, यानी कि लोगों की। देन नेक्स्ट आ गया कैपिटलिस्ट, नेक्स्ट आ गया कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट क्या होगा, कैपिटलिज्म इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन अवर करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, करंटली जो चल रहा है दैट इज कैपिटलिज्म। इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट its most means of production and property are privately owned by individual and companies, ठीक है। कॉमोडिटी हो गया सोशल, यानी कि गवर्नमेंट, देन मार्केट यानी कि कैपिटलिस्ट, यानी कि पब प्राइवेट। अब इसमें सारा का सारा कंट्रोल क्या है, प्राइवेट का है, सारा वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, प्राइवेट के द्वारा हो रहा है, ठीक है। जो सारी ऑनरशिप है वहां पे किसको थी, सोशलिज्म में ऑनरशिप किसके पास थी, हाँ जी। सोशल में ऑनरशिप किसके पास थी बच्चा, मैम गवर्नमेंट के पास थी। हाँ जी गवर्नमेंट के पास। तो कैपिटल में हमारे पास किसके पास है, सारी ऑनरशिप प्राइवेट के पास, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट इंडिविजुअली हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड रोल इन सच एज इकोनॉमी, इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होगा, लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। और ये कैपिटल है तो लिबरल इकोनॉमी होगी। ये पहले कहाँ पे थी, मेनली यूएस से, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, ये क्लासिफाई थी किसके लिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट इकोनॉमी नहीं चलती थी, यहाँ पे कैपिटलिस्ट चलती थी, यानी कि प्राइवेट ऑनर ज्यादा थे।
तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट है हमारे पास अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए, प्राइवेट कोई भी काम शुरू करने के लिए। प्राइस मैकेनिज्म, अब हम प्राइस जो डिसाइड किया जाएगा वो इंडिविजुअल या प्राइवेट के द्वारा खुद किया जाएगा, गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं होगा। ये भी पॉजिटिव मोटिवेट प्रॉफिट मोटिव से होता है ये, ठीक है। कोई इंसान अपनी कंपनी खोल रहा है तो उसका मोटिव क्या आएगा? प्रॉफिट अर्न करना है ना, वेलफेयर तो नहीं होएगा, वेलफेयर तो गवर्नमेंट का मोटिव था। देन फ्रीडम हो गई इंटरप्राइजेस को, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते थे। फ्री मार्केट हो गई, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहा, गवर्नमेंट की बंदिशें नहीं रही। मिनिमम इंटरवेंशन बाय स्टेट, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन मिनिमम हो गई, कम से कम हो गई। एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, लेकिन इसमें एक नुकसान हुआ कि जो रिसोर्सेज है उसका एक्सप्लोटेशन होने लगा, यानी कि रिसोर्सेज को हाई लेवल पे यूज किया जाने लगा, वेस्टेज शुरू हो गई रिसोर्सेज की। देन मिक्स्ड इकोनॉमी, mixed economy is the golden combination of a command economy and a market economy। ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि इसमें पब्लिक सेक्टर भी आएगा और प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है। द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर हेल्ड बाय बोथ, बोथ के द्वारा यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों के द्वारा मिलके प्रोडक्शन किया जाने लगा, ठीक है। इसमें प्राइस, डिमांड, सप्लाई, ये कौन डिसाइड करता था? ये मार्केट डिसाइड करती थी। और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मोनोपोली ना हो जाए किसी की, मोनोपोली यानी कि एक ही पर्सन की राइट्स ना हो जाए सारे, वो किसी और को ये प्रोडक्ट बनाने ही ना दे, ऐसे ना हो जाए, मोनोपोली ना हो जाए। तो ये सब कौन ध्यान रखता था? ये गवर्नमेंट ध्यान रखती थी। मिक्स्ड है ना, तो दोनों मिलके वर्क करेंगे। तो ये टैकल करते थे डीमेरिट्स ऑफ बोथ, कैपिटल और सोशल के दोनों के डीमेरिट्स जो थे, इन्होंने उसको रिड्यूस किया, ठीक है, एक यूनिक सिस्टम लेके आए। अब इसके फीचर क्या होंगे? को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल सेक्टर्स, इसमें क्या हुआ? सभी सेक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट हो गई, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट बोथ सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट हो गई। कॉर्पोरेट सेक्टर बन गया ये, ठीक है, दोनों आ गए इसमें। कोऑपरेटिव हो गया दोनों में, यानी कि दोनों एक दूसरे से मिलके काम करने लगे। फ्रीडम भी थी और कंट्रोल दोनों था, फ्रीडम, कुछ चीजों में फ्रीडम थी और कुछ चीजों में कंट्रोल था। देन इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प मिली। अब देखो ये हमारी गवर्नमेंट और मिक्स्ड, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को इंक्लूड करके बनाया गया, तो इट मीन्स इसमें फीचर्स जो होंगे वो भी दोनों के इंक्लूड होंगे, पब्लिक के भी और प्राइवेट के भी। कुछ फीचर्स पब्लिक के, कुछ फीचर्स प्राइवेट के। तो इकोनॉमिक्स प्लान हमने देखे थे, ये गवर्नमेंट के फीचर थे, यानी कि पब्लिक के फीचर थे। तो इसमें पब्लिक के फीचर भी आ गए, जैसे कि सोशल वेलफेयर, ये भी क्या था? गवर्नमेंट का फीचर था। देन प्राइस मैकेनिज्म एंड कंट्रोलिंग प्राइस, ठीक है, ये हमारा प्राइवेट का फीचर आ गया। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर को कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ अब देखें, अब इंडिया में मोनोपोली किस में है? मोनोपोली है इंडियन गैस सिस्टम में। गैस तो वो गवर्नमेंट ही दे रही है ना, उनके अलावा कोई नहीं ना दे रहा। तो अब अगर वो 1000 रुपए की भी देती है हम तो भी लेते हैं, अगर वो पहले 700 की देती थी हम तो भी लेते थे। यस और नो? और अगर अब और भी बढ़ा दे वो, चाहे अगर वो 1500 का सिलेंडर भी कर दे तो भी हम लेंगे या नहीं लेंगे? हाँ जी, तब भी हमें मैम। खरीदना पड़ेगा या नहीं खरीदना पड़ेगा? यस मैम। यस मैम। देना ही पड़ेगा। इट मीन्स गवर्नमेंट की उस सेक्टर में क्या हो गई है? मोनोपोली हो गई है, यानी कि उनकी तरह का कोई भी और प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता वो चीज, जो लोग जो चीज वो प्रोड्यूस करके देते हैं, है ना। इंडियन रेलवे, वेरी गुड, रेलवे अब टिकट कुछ भी करे, लेकिन अब तो चलो ट्रांसपोर्टेशन के इतने सेक्टर्स आ गए हैं कि इंडियन रेलवे अपनी नहीं इंक्रीज करता है फीस, बट फिर भी इंडियन रेलवे अगर अपनी टिकट्स बढ़ाता भी है, जैसे वंदे भारत इन्होंने न्यू लॉन्च की है,
उसके प्राइजेस हाई है ना। तो ये सब जो अगर वो बढ़ाता भी है तो भी हम उनपे क्लेम नहीं कर सकते या उनको कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनमें उनकी मोनोपोली है। क्लियर है? यहाँ तक टॉपिक क्लियर है बेटा आपको? ओके, नेक्स्ट पार्ट हम कल करते हैं। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। सेम टू यू बच्चा। आज टीचर्स डे है, अपने अपने टीचर्स को जरूर विश करना। उनको खुशी मिलेगी कि आप उनसे पढ़े हो। ठीक है? अपने पेरेंट्स को विश करना, आपके पेरेंट्स आपके बेस्ट टीचर है ऑलवेज। Happy Teachers Day, ma'am. थैंक यू। Okay, ma'am. Bye. गॉड ब्लेस यू ऑल।